कुंती अपनी बेटी चंदा और बेटे विपुल के साथ रहा करती थी। कुंती हर वक्त बीमार रहती। कुंती के पति का कुछ सालों पहले ही एक गंभीर बीमारी के कारण देहांत हो गया था। इसके बाद घर की जिम्मेदारी कुंती पर आ जाती है। कुंती ने जैसे तैसे 1 साल तो निकाल दिया, लेकिन अब वो बीमार रहने लगी। माँ, आज तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि खाने में क्या बनाऊं। और माँ, आप तो जानती हो ना कि मेरा काम छूट चुका है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। चंदा, विपुल और कुंती आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी उनकी पड़ोसन विमला हाथ में कुछ लिए आती है। अरे विमला, कैसे आना हुआ? और ये क्या है तेरे हाथों में? ये वड़ा पाव है, मेरी बहू ने बनाया है ना, तो सोचा तुझे भी खिला दूं अपनी बहू के हाथों का वड़ा पाव। अच्छा किया, ला जरा खाकर देखती हूँ कैसा बना है। माँ, ये मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। वड़ा पाव मिल गया तो वड़ा पाव ही करते हैं। अरे तेरी बेटी को क्या हो गया? तबीयत पानी तो ठीक है ना उसका? अरे घर में राशन नहीं है, सुबह जो भी था वही बनाया है। अरे गरीबी भी न जाने क्या क्या करवाती है। विमला वड़ा पाव लेकर आती है, जो कुंती को बहुत पसंद आता है। वहीं चंदा घर से निकल पड़ती है। वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी, ये भी उसने अपनी माँ को नहीं बताया था। अब अगले दिन चंदा अपनी माँ कुंती से कहती है, मैं जानती तो हूँ घर का खर्चा कितना है और घर चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अब क्या मैं तेरी कमाई खाऊंगी? अरे विपुल तो कमाने ही लगेगा ना कुछ दिनों में। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की दिक्कत है, तब तक मुखिया जी से पैसे ले लेंगे। नहीं नहीं माँ, मुखिया से हमें कोई एहसान नहीं चाहिए और वो एहसान के बदले बार बार हमारे घर आएगा पैसे मांगने और हमें तंग करेगा। अरे तू करेगी भी क्या? विपुल कर लेगा, तू समझती क्यों नहीं है? माँ, मैं वड़ा पाव लगाने का काम शुरू कर सकती हूँ अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो। ये वही है ना जो कल विमला हमें खाने के लिए दे गई थी। नहीं नहीं चंदा, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। जल्दी मैं तेरी शादी करवा दूंगी। आप मुझे ना एक बात बार बार मत कहा करो। चंदा अपनी माँ की एक नहीं सुनती और अगले दिन वड़ा पाव की दुकान लगा लेती है। पहले दिन तो चंदा का काम नहीं चलता, लेकिन दूसरे तीसरे दिन चंदा की अच्छी खासी बिक्री होने लगती है। देखो माँ, कितनी कमाई हुई है। मैंने कहा था ना कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुझे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे माँ, अपने पड़ोस का राकेश है ना, उसने मेरी बहुत मदद की है। जब तक मैं दुकान पर थी वो मेरे साथ ही बैठा था और आने जाने वाले लोगों को वड़ा पाव खिला रहा था। अरे उससे दूर रहा कर, मुझे वो सही नहीं लगता। कई बार देखा है उसे तुझे घूरते हुए। पूरे मोहल्ले में एक वही तो शरीफ लगता है, पर आप उसे भी कह रही हैं कि मुझे घूरता रहता है। अरे उसने आज सचमुच में मेरी बहुत मदद की है माँ। चल ठीक है, लेकिन सच बताऊं तो तेरे जैसी बेटी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैंने कहा था ना कि समय खराब है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपकी दवा का पैसा भी निकल जाएगा और घर का खर्चा भी। चंदा की वड़ा पाव की दुकान धीरे धीरे फेमस हो जाती है। चंदा अच्छा खासा कमाने भी लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ चंदा की माँ कुंती को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। देख चंदा, तू अब अच्छा खासा कमाने लगी है, मुझे तुझसे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू अब जल्दी से शादी कर ले। नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। कुछ समय और दीजिए, सब कुछ सुधर जाएगा तो मैं शादी कर लूंगी। देख, तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का है और तू उसे पसंद करती है तो बता दे। माँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राकेश तो मेरा बस दोस्त है। मैंने तो तुझसे पूछा ही नहीं कि राकेश कौन है। अब तूने खुद ही बता दिया तो उसके माँ बाप से बात तो करनी पड़ेगी। माँ, सच तो यही है कि मैं राकेश से प्यार करती हूँ और उसके बिना रहा नहीं जाता मुझसे। ये सब मुझे विमला ने पहले ही बता दिया था, तभी तो मैं तुझसे शादी की बात कर रही थी। चल ठीक है, मैं राकेश की माँ से बात करती हूँ। चंदा की मेहनत रंग लाती है और उसकी वड़ा पाव की दुकान भी चल पड़ती है। हर कोई मोहल्ले में चंदा की खूब तारीफ कर रहा था। वहीं चंदा की माँ कुंती जब राकेश के घर चंदा का रिश्ता लेकर जाती है, तो राकेश के परिवार वाले भी चंदा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस फिर क्या था, राकेश और चंदा की चटमंगनी पट ब्याह करवा दिया गया। लेकिन शादी के बाद अब चंदा, राकेश दोनों ही वड़ा पाव की दुकान चलाने लगे थे। एक रोज दोनों पति पत्नी दुकान पर ग्राहकों को सामान दे रहे होते हैं।
अरे क्या बात है लड़की, आजकल तो तू सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वैसे तेरा धंधा अच्छा तो चल रहा है ना, रो धोकर बेचती जो है तू बड़ा पाव। 1 मिनट, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो अपने भगवान जैसे ग्राहकों को अपना दुख बताती हूँ, लेकिन अगर आपको ये ड्रामा लगता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। वैसे मैंने पिछले कुछ दिनों से तेरी जितनी भी वीडियो देखी है, उसमें तो तू बस अपने दुखों को ही लेकर रोती रहती है। अरे कभी खुश होकर अपने ग्राहकों को वड़ा पाव भी खिला दिया कर, लेकिन नहीं, लोगों की भीड़ लगा रखती है रोड पर। ये रोड के किनारे जो वड़ा पाव का ठेला लगाया है ना, उसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी होती है। देखिए, आप जो कोई भी है, मुझसे बहस मत कीजिए। जहां कुछ दिनों पहले तक तो वो वड़ा पाव वाली दुकान अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन अब लोगों ने वड़ा पाव बेचने पर चंदा पर कई सारे आरोप लगाने शुरू कर दिए। लोगों का ऐसा कहना था कि वड़ा पाव गर्ल यानी चंदा हर वक्त रोध होकर ग्राहकों को अपनी तरफ खींचती है और लोग भी उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अरे चंदा बेटी, विमला मुझे तेरी वीडियो दिखा रही थी जिसमें तू रो रही है, लेकिन एक औरत तेरे साथ बदतमीजी कर रही है। माँ, आप तो जानती है ना कि अगर पैसा पास हो जाए तो 4 दुश्मन लग ही जाते हैं। बस ऐसा ही समझ लीजिए। इनकी तरह तो हर रोज कोई ना कोई मुझे ताने मार कर जाता है। मैं लोगों के सामने अपने दुखड़े नहीं रोती हूँ। देखो, तुम्हारा वड़ा पाव बेचना एकदम सही है, लेकिन अभी तुम लोगों की नजरों में खटक रही हो, क्योंकि तुमने बहुत कम समय में इतना पैसा और नाम कमाया जो लोगों के आंखों में चुभने लगा है। राकेश बिल्कुल सही कह रहा है। तू थोड़ा संभल कर रहे और अपने ग्राहकों से प्यार से बात किया कर। तेरी एक वीडियो में भी ऐसा देखा था कि तू अपने ग्राहक पर चिल्ला रही थी। हाँ माँ, मुझे पता है। मैं इन सब बातों पे ध्यान रख रही हूँ। चंदा जो कि कम समय में वड़ा पाव के लिए फेमस हो चुकी थी, उसके सामने कई सारी मुसीबतें भी आ रही थी। लोगों का कहना है कि वड़ा पाव बेचने वाली लड़की अपने दुख सुना सुना कर लोगों को वड़ा पाव लेने के लिए मजबूर करती है ताकि इसकी बिक्री चल सके। दूसरी तरफ कुंती और विमला चंदा से बहुत खुश थे, लेकिन एक रोज म्युनिसिपैलिटी वाले वड़ा पाव बेचने वाली चंदा का ठेला तोड़ देते हैं। आप ये सही नहीं कर रहे हो, एक गरीब के पेट पर लात मार रहे हो। इस चीज को लेके मैं आपकी शिकायत कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप इस ठेले को हटाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अपनी पावर का यूज करके इसे तोड़ फोड़ दिया। चंदा के साथ नगर पालिका वाले जब ऐसा व्यवहार करते हैं तो वहाँ पर चंदा के ग्राहक खड़े थे जो कि उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, और नगर पालिका वाले और पुलिस वाले चंदा के सपोर्ट में पब्लिक को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। और चंदा भी अपने ग्राहकों का यह प्यार देखकर बहुत खुश होती है। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, बस यही साथ और प्यार बनाए रखना। आज तो इन लोगों ने मेरा ठेले का तहस नहस कर दिया है। कल परसों मैं फिर से काम शुरू करूंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और होता भी ऐसा ही है। अगले दिन चंदा फिर से नया ठेला लगाती है और दोबारा से वड़ा पाव की दुकान को लगा लेती है, जहां ग्राहकों की एक बार फिर से लाइन लगनी शुरू हो जाती है और चंदा का धंधा फिर से पहले की तरह चलने लगता है। लेकिन चंदा के हाथों के वड़ा पाव में स्वाद ही इतना था कि लोग उसके वड़ा पाव की तरफ खींचे चले आते। कोमल की शादी उसके बॉयफ्रेंड पंकज से होने वाली थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। शादी से पहले मेहंदी की रस्म के समय उसकी सहेली प्रीति उससे कहती है, यार पंकज का नाम तेरे हाथों में कितना सुंदर लग रहा है। सच में अपनी सारी सहेलियों में मैं तेरी ही लव मैरिज देख रही हूँ, वरना सबने तो अपने घर वालों की मर्जी से शादी की है, और अब कोई दिक्कत होती है ससुराल में तो सीधा मायके आके बैठ जाती है कि आपने ही ऐसा ढूंढा था। हाँ यार, ये तो है। मेरे घर वाले बड़ी मुश्किल से माने हैं पंकज से शादी करवाने के लिए। मुझे तो घर वालों ने साफ साफ बोल दिया कि शादी के बाद अगर कोई दिक्कत हुई तो मायके का दरवाजा ना खटखटाऊं। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि पंकज तुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो उसने तुझे अपने रिश्ते के दौरान एक भी बार गलत तरीके से छूने की मांग नहीं की। तूने ही बताया था। हाँ प्रीति, सच में जब मुझे पंकज ने प्रपोज किया था तो मुझे लगा था कि ये भी बाकी लड़कों की तरह ही ना हो, जो लड़कियों को बस अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोमल और प्रीति आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर कोमल की माँ सुमन आती है और कहती है, हो गई दोनों सहेलियों की बात, अब मेहंदी लग गई हो तो जा कोमल, जाके कमरे में आराम कर, कल शादी है, बहुत काम है हमें यहाँ, वो आते जाते मेहंदी खराब कर देगा। ठीक है माँ। कोमल अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शादी का दिन होता है। शादी तक सारी तैयारियां हो चुकी थी और उसके कुछ ही देर में पंकज अपनी माँ कुंती और रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर कोमल के द्वार आता है।
सभी का बड़े ही धूमधाम से स्वागत होता है और शादी की रस्मों को बढ़ाते हुए दुल्हन को मंडप में लाया जाता है, जहां शादी की रस्में पूरी होने पर कोमल विदा होकर अपने ससुराल आती है, जहां उसकी सास कुंती उसकी आरती उतारते हुए उससे कहती है, सच में बेटा, मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है जो उसे तेरे जैसी समझने वाली लड़की मिली, वरना आजकल के जमाने में लड़कियां कहाँ करती हैं इतनी बड़ी कुर्बानी। कैसी कुर्बानी माँ जी? मैंने तो कोई कुर्बानी नहीं दी, ये तो एक लड़की का था ना। अरे कोमल, माँ के कहने का मतलब है कि तुम अपना घर छोड़कर आई हो, वरना आजकल लड़कियां लड़कों को ही घर जमाई बनाना चाहती है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं माँ जी, ये तो रीत है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। हाँ बहू, चलो अंदर आओ। कुंती अपनी बहू को कमरे में भेज देती है और उसके बाद अपने बेटे से कहती है, तूने बहू को सच नहीं बताया क्या? माँ, सच क्यों बताना है जब बिन बताए सब कुछ ठीक चल रहा है। और वैसे भी कोमल मुझसे प्यार करती है, उसको शादी से पहले इस बात से फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या पड़ेगा। शादी से पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है, समझा? माँ, आप बस शांत रहो और जैसा मैंने कहा है ना, आप वैसा ही करना। मैंने आपको बोला था ना, शादी के बाद किसी भी तरह से 1 महीने के लिए कोमल और मुझे साथ में रहने से रोकना होगा आपको। 1 महीने बाद मैं खुद देख लूंगा कि क्या करना है। पंकज के इतना बोलते ही कमरे से आवाज आती है, पंकज जी कहाँ हो, जरा कमरे में आना। कोमल की आवाज सुनकर कुंती पंकज से कहती है, ले अब क्या करेगा? मैं संभाल लूंगा, बस आपको जो मैंने बोला है आप वो करना। इतना बोलकर पंकज वहाँ से कमरे में चला जाता है, जहाँ कोमल पंकज के आते ही दरवाजा बंद कर देती है और उससे कहती है, पंकज वो जरा मेरे ब्लाउज के पीछे से हुक नहीं खुल रहा, जरा तुम खोल दो। वो क्या है ना, मेरे हाथ नहीं जा रहे। क्या? मैं कैसे? रुको, मैं माँ को बुला देता हूँ। अरे माँ जी क्यों? तुम कर दो ना, तुम तो मेरे पति हो, इतना सा काम करने में शर्मा रहे हो, चलो करो। कोमल अपने खुले बालों को आगे कर लेती है और उसके डीप बैक ब्लाउज में उसकी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। ये देखते हुए पंकज के हाथ कांप रहे थे कोमल के ब्लाउज के हुक को खोलने में, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ ब्लाउज तक पहुंचाता है, तभी अचानक ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और पंकज अपने हाथों को पीछे करते हुए डरता हुआ कहता है, वो दरवाजे पे कोई है, तुम देखो। एक मिनट माँ जी होगी, मैं पल्ला ले लूं। कोमल बिस्तर पर पड़े अपने लहंगे के दुपट्टे से अपना सर ढकते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने कुंती होती है। कुंती अपने बेटे के माथे पर आया पसीना देखकर मन में कहती है, लगता है मैं सही समय पर आ गई। बहू, वो क्या है ना, हमारे में रस्म है कि शादी के 1 महीने तक बहू बेटे को साथ रहने की इजाजत नहीं है। हमारे में लड़कों की जिंदगी पर दोष बना होता है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। अच्छा माँ जी, लेकिन कभी पंकज ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। वो मुझे भी शादी से कुछ टाइम पहले ही माँ ने बताया था इस रस्म के बारे में, लेकिन मैं भूल गया था। कोई नहीं, अब मैंने बता दिया ना। चल बहू, तू मेरे कमरे में जा, मैं तेरे बदलने के लिए कपड़े लेकर आती हूँ। कुंती के इतना कहने पर कोमल उदास सा चेहरा लेकर वहाँ से अपनी सास के कमरे में चली जाती है, जिसके बाद कुंती उससे कहती है, पंकज, तूने ना सब खराब कर दिया। तूने मुझे बोला था कि ये समझौते वाली शादी होगी, तू कोमल को सब बताएगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और समाज में भी हमारी कोई बदनामी नहीं होगी। माँ, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये शादी नहीं समझौता है, बस इसके बारे में कोमल को अभी पता नहीं है। ये कैसा समझौता है? मेरी शादी नहीं समझौता बन गई है मेरे लिए, जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता। आखिर बात क्या है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। कुछ देर में कुंती कमरे में आती है, लेकिन कोमल उससे कुछ नहीं कहती। वो खुद से सब पता करने की कोशिश करती है। शादी के बाद कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। इन दिनों में कोमल ये नोटिस करती है कि जब जब वो पंकज के पास जाती तो पंकज उससे दूर हो जाया करता, लेकिन कोमल ये सब उसी रस्म के कारण होगा ये समझ लेती है। लेकिन 1 महीना खत्म होने के अगले दिन में कोमल अपने कमरे को सुहागरात की तरह सजाती है और वहाँ कुंती आकर ये सब देखकर उससे कहती है, बहू ये सब क्या है? तू अपना कमरा इतना क्यों सजा रही है? तू तो यहाँ सोती भी नहीं है। सोती नहीं हूँ, लेकिन अब तो सोऊंगी ना माँ जी। 1 महीना पूरा हो चुका है, आज मैं पंकज जी के साथ अपने इसी कमरे में सोऊंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि 1 महीना खत्म हो गया। अब क्या होगा? पंकज को कैसे बताऊं? कुंती
कोमल के कमरे से जाकर पंकज को कॉल लगाती है, लेकिन पंकज फोन नहीं उठाता। शाम हो जाती है। कोमल बेसब्री से पंकज का इंतजार कर रही थी और अपने कमरे की खिड़की से बाहर रोड की तरफ ही देख रही होती है कि तभी उसे अपने घर के बाहर एक बाइक आकर रुकती दिखती है, जिस पर पंकज और उसका दोस्त होता है। पंकज बाइक से उतरकर आसपास देखते हुए अपने दोस्त के गाल पर किस करता है और उसे गले मिलकर बाय करते हुए घर आ जाता है। पर खिड़की से कोमल ये सब देखते हुए हैरान थी और वो नीचे जाती है, लेकिन तब तक कुंती पंकज को अंदर आने पर कोमल के प्लान के बारे में बता देती है, जिसके बाद पंकज कोमल के सामने आते ही उससे कहता है, कोमल माफ करना, आज वो मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। ऑफिस का एक जरूरी प्रेजेंटेशन है, साथ में मिलकर बनानी है, तो यही बताने आया था। वो मेरा फोन ऑफ हो गया था ना, तो सोचा जाकर बताऊं। अभी अभी जिस दोस्त को किस देकर आए हो उसी के साथ मिलकर बनानी होगी ना प्रेजेंटेशन। क्यों, सही कहा ना मैंने? कोमल के मुंह से ये बात सुनकर कुंती और पंकज हैरान थे, लेकिन तभी कोमल आगे कहती है, इतना बड़ा धोखा पंकज। अरे अगर तुम किसी लड़के को पसंद करते थे तो मेरी जिंदगी में आए ही क्यों? क्यों मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? क्यों मेरे साथ शादी का खिलवाड़ किया तुमने? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? अब सच पता चल ही गया है तो सुन लो। एक बार तुम अपने दोस्त के साथ एक कैफे में गई थी। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की सारी बातें सुनी। तुम्हारे घर वाले लव मैरिज के खिलाफ थे, तो मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसी ही लड़की चाहिए जो अपने घर वालों से लड़कर मेरे साथ रहने के लिए कहे। इससे तुम्हें क्या हासिल हो गया? तुम जानते भी हो कितने मुश्किल से मैंने अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मनाया था, और अब अगर उन्हें ये पता चला कि तुम ऐसे हो तो वो मुझे कभी अपनी बेटी नहीं मानेंगे। बस इसलिए किया क्योंकि तुम तो जानती हो मेरी माँ की समाज में बहुत इज्जत है, और लोगों को अगर पता चला कि उनका बेटा गे है तो सब मेरी माँ को ताने मारेंगे। इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया और शादी की, क्योंकि अगर तुम चाहो भी ना तो सच पता चलने के बाद भी तुम अपने मायके नहीं जा पाओगी, क्योंकि वो तो तुम्हें कभी अपनाएंगे नहीं। और अगर तुम घर छोड़कर गई तो जिंदगी काट नहीं पाओगी अकेली, क्योंकि शादी टूटी औरत को समाज में किस नजर से देखा जाता है ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। पंकज चुप रह। बहू देख, अब जो है यही है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी इस शादी से समझौता कर ले। कोमल के सामने कोई रास्ता नहीं था। वो अपने माता पिता को ये सच बताकर खुद को उनकी नजरों में गिरा नहीं सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अपनी शादी को समझौता समझकर अपनाना ही पड़ता है। सुमन अपनी सेज पर बैठी अपने पति रोहित का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर रोहित आ जाता है और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर सुमन रोहित को रोक देती है और उससे कहती है, रोहित जी, मैं आपसे प्यार नहीं करती, साथ ही मैं आपसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। शादी नहीं करना चाहती थी? अरे जब तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो तुमने मुझसे शादी करी क्यों? माफ करना रोहित जी, पर मैंने ये शादी अपने माँ बाप के दबाव में आकर की है। मैं पहले से ही किसी और से प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ बाबा के खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी, बस इसीलिए मैंने। सुमन की बातें सुनकर रोहित कुछ नहीं बोलता और अपना पिलो लिए वहाँ से चला जाता है। अपने पति को ऐसे कमरे से बाहर जाता देखकर सुमन उसे रोकना तो चाहती थी, पर वो उसे रोक नहीं पाती। अब अगली सुबह सुमन जब नहाकर अपने कमरे के शीशे के सामने बैठी होती है, तभी वहाँ पर रोहित आता है और सुमन से कुछ ना बोलते हुए सीधा बाथरूम में चला जाता है। ये देखकर सुमन उससे बात करने की सोचती है, और अब जब रोहित नहाकर बाहर निकलता है तब सुमन उसे अपने पास बैठाकर उससे कहती है, रोहित जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। देखो रोहित, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और उसकी जगह किसी और को देना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ किसी को जानती तक नहीं हूँ सिवाय आपके और माँ जी के, तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझें। मैं जानता हूँ सुमन कि तुम्हारा दिल मुझे अपनाने को नहीं कर रहा है, शायद इसीलिए तुमने मुझे रोका, पर मैं भी तुम्हारा पति हूँ। अब हमारी शादी हो चुकी है और एक पति कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और के बारे में सोचे। बस इसलिए आज मैं तुम्हारे आगे दो ऑप्शन रखता हूँ। पहला, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करती हो इसलिए तुम मुझे तलाक देकर चली जाओ। दूसरा, अगर तुम मुझे अपना पति मानती हो तो प्लीज अपने पास्ट को बीच में मत लाना। रोहित जी, मैं आपको तलाक नहीं दे सकती। अगर आपको तलाक देना ही होता तो शायद मैं आपसे कभी शादी ही ना करती।
पर अगर मैंने आपसे शादी की है तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये शादी निभानी है, और इस रिश्ते को हम तभी अच्छे से निभा पाएंगे जब हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे। इसीलिए एक पति पत्नी का रिश्ता निभाने से पहले मैं आपकी एक अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। हम बाहर की दुनिया के सामने एक पति पत्नी रहेंगे, पर जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं जाते तब तक हम दोस्त ही रहेंगे। सुमन भले ही रोहित से प्यार ना करती हो, पर रोहित सुमन से बेहद प्यार करता था और इसलिए वो उसके इस फैसले का मान रखता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सुमन की सास विमला सुमन के कमरे में आती है और उससे कहती है, बहू तू अभी तक कमरे में क्या कर रही है? तुम दोनों भूल गए कि आज तुम दोनों को मंदिर जाकर माथा टेकना है। विमला काफी बूढ़ी थी, पर उसने मेकअप इस कदर किया था जैसे अभी वो 55 की ना होकर 22 साल की एक जवानी लड़की। अपनी सास को ऐसे देखकर सुमन मन में कहती है, ये माँ जी को क्या हो गया है? माँ जी इस उम्र में ऐसे? क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों देख रही है मुझे? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। वैसे माँ जी, कल हमारी शादी थी, तब आपने मेकअप किया, समझ आता है, पर आज आपने खुद को इस तरह क्यों संवारा हुआ है? अब बहू, सजने संवरने की भी कोई उम्र होती है क्या? देख बहू, भले ही तेरी सास 55 की है, पर उसका दिल आज भी 55 का ही है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। बहू तूने कुछ कहा? नहीं माँ जी, मैं क्या ही कहूँगी। फिर ठीक है, रोहित बेटा चल तू भी जल्दी से तैयार हो जा और बहू को लेकर मंदिर चले जाओ। माँ आज नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। विमला अपने बेटे से कुछ बोलती उससे पहले ही वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद विमला अपनी बहू को खुद ही मंदिर ले जाती है। मंदिर में जाकर सुमन भगवान के दर्शन कर ही रही होती है, तभी वहाँ दूसरी तरफ विमला मंदिर के बाहर अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। वो उसका इंतजार कर रही थी, तभी विमला को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। वो गिरती उससे पहले ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और विमला को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसको एक पेड़ की छांव में बैठाकर पानी पिलाता है। वो लड़का देखने में बहुत हैंडसम था। उस लड़के को देखकर विमला कहती है, थैंक यू बेटा। थैंक यू किस बात के लिए कह रही हो आप? और बेटा किसे कह रही हो? तुम्हें बोल रही हूँ और किसे कहूँगी? मैं किसी का बेटा बेटा नहीं हूँ, मुझे वीर कह सकती हो आप। ये कैसी बात कर रहा है बेटा तू मुझसे काफी ज्यादा छोटा है। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप मुझसे कितनी बड़ी हो, पर मैं आपको ना ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप उम्र में बड़ी बिल्कुल भी नहीं लगती हो। आपको पता है, आप मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी लगती हो। वीर के मुंह से खुद की तारीफें सुनकर विमला को मानो बहुत सुकून मिलता है और वो उससे बहुत सारी बातें करना शुरू कर देती है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि वीर उसकी सास के बेहद ही करीब बैठा है और उससे हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर सुमन को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? आप इस लड़की के साथ क्यों बैठी हैं? बहू ये मेरा दोस्त है। दोस्त? ऐसे कैसे हो सकता है? वीर तो मेरा एक्स है और जहाँ तक मैं जानती हूँ वीर की दोस्त कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। आखिर वीर चाहता क्या है? वो क्यों मेरी सास के पीछे इस तरह से है? जो भी है, मुझे इसका राज पता लगाना ही पड़ेगा। माँ जी, अगर आपने अपने दोस्त से बात कर ली हो तो क्या हम घर चलें? अपनी बहू की बात सुनकर विमला अपनी बहू के साथ अपने घर आ जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ वीर और विमला की नजदीकियां बढ़ने लगती है। विमला अक्सर वीर से मिलने जाया करती और कभी कभी तो वीर भी विमला के घर आया करता। ये देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद सुमन अपने एक्स को फोन करती है और उसकी कॉल रिकॉर्ड करते हुए उससे बात करती है। हेलो वीर, आखिर तुम मेरी सास से क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी सास से कुछ नहीं चाहता और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, पर सच बताऊं, मैं उस बुढ़िया को इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। पर वीर, तुमने जैसी हरकतें की वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अब शादीशुदा हूँ और मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, दिल में एक एहसास जरूर रह गया था, पर तुमने जो भी हरकत मेरी सास के साथ की, मैं उसको चाहकर भी नहीं भूल सकती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगी और अगर तुमने मुझे भूलना चाहा भी ना, तो भी मैं तुम्हें अपने आप को भूलने नहीं दूंगा। सुमन वीर को कुछ बोलती उससे पहले ही वीर उसका कॉल कट कर देता है।
पर कहीं वीर कुछ गलत ना कर ले, बस इसलिए वो खुद से बोलती है। वीर ये सही नहीं कर रहा है, मैं उसको नहीं बता सकती हूँ, बस इसीलिए वो मेरे करीब आने के लिए माँ जी के करीब आ रहा है। जो भी है, मुझे माँ जी से इस बारे में बात करनी होगी। सुमन अब अपनी सास के पास बाहर हॉल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वीर, रोहित और उसकी सास आपस में बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। वीर को देखकर सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है, पर अभी रोहित था, इसलिए सुमन कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में वापस जाने लगती है। तभी रोहित सुमन को आवाज लगाता है। सुमन, तुम कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ बैठो। सुमन अब ना चाहते हुए भी रोहित के बगल में बैठ जाती है, पर सुमन की नजर सिर्फ वीर पर ही थी। कभी वीर उसकी सास की कमर पर हाथ रखता तो कभी कुछ और करता। ये देखकर सुमन को बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में फूटते हुए कहती है, बस करो वीर, तुम अब और कितना गिरोगे? और माँ जी आप, अरे आप तो अपनी उम्र का लिहाज कर लो, बूढ़ी हो गई हो, पर अभी भी आपकी जवानी वाली हरकतें, अरे अपनी बेटे की उम्र के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रही हो। ये क्या बोल रही हो सुमन? तुम मेरी माँ के बारे में? मैं जो भी बोल रही हूँ ना, सब सच बोल रही हूँ। सुमन अब अपने पति को सब कुछ बता देती है, तो वहीं अब उसकी सास भी अपने अफेयर को एक्सेप्ट करती है, जिसके बाद रोहित अपनी पत्नी और माँ से कहता है, सुमन, जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और माँ, आपको तो शर्म आनी चाहिए। रोहित, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये मेरा पुराना आशिक है, पर जब मुझे ये पता चला कि ये माँ जी के जरिए मेरे करीब आना चाहता है, तो मैंने आप सभी के सामने इस बात का खुलासा करना चाहा। अब सुमन उस कॉल की रिकॉर्डिंग सभी को सुनाती है, जिसके बाद रोहित वीर को पुलिस के हवाले कर देता है। तो वहीं अब उसकी सास भी समझ जाती है कि जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह से हर मीठा बोलने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। साथ ही अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए ही उसे कोई काम करना चाहिए। तो वहीं अब सुमन और रोहित भी एक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।